सदस्य ने पूरे देश की आज़ादी के लिए काम किया। तो इनको यही कहा है कि हमारा जो बात है जो कितना पुराना कांग्रेस भवन है जहाँ जयपुर में, कहा कि इस कांग्रेस को आगे लेकर कांग्रेस की नीति को, कांग्रेस के प्रचार को। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरे तरीके से तत्पर और तैयार है और उसके पीछे जो बड़ी ताकत है वो संगठन की शक्ति है जो हमने धरातल पर अर्जित की है। आने वाले जो संगठन के जो काम है, खास तौर पर जो बूथ सशक्तिकरण का हमारा अभियान है, जिसमें हम लोगों को अपनी बूथ समितियों की वेरिफिकेशन और जैसे मैंने कहा ये एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, अब हिसाब से बीजेपी का नंबर है, ये कह रहे हैं ये आएंगे और आके कहेंगे डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन। डबल इंजन इनका कोड वर्ड है। डबल इंजन का मतलब होता है डबल भ्रष्टाचार, डबल करप्शन। में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत से जुड़ी। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव है, सबको मालूम है, लेकिन चुनावी तैयारियों में हर पार्टी अपने आप को तैयार कर रही है। यहां तक भी ठीक है, अब तो झोंकना कहें उसे। और पूरी तैयारी के साथ में ये लगता है कि जैसे चुनाव बस आने ही वाले हैं। बीजेपी अपनी ओर से बूथ मैनेजमेंट, जनाक्रोश यात्राएं सेकंड फेज में कि हम बूथ तक लेकर के जा रहे हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ हम उन तमाम चीजों को लेकर के जाएंगे कि बीजेपी क्यों जरूरी है। उधर कांग्रेस को लगता है कि बजट बहुत महत्वपूर्ण होता है और बजट हमारा बहुत अच्छा है, गुड गवर्नेंस के नाम पे हम चुनाव जीतेंगे। और अब तक 1993 से एक की जो परंपरा बन पड़ी है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उसको हम अब की बार तोड़ करके रख देंगे। साथ ही केंद्र सरकार निशाने पे है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कांग्रेस का चल रहा है। उधर आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाल करके सोमवार यानी कि 13 मार्च से ताल ठोक दी है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों तिरंगा यात्रा में शामिल होकर के कार्यकर्ताओं में जोश जरूर फूंक गए हैं। अब इसका असर कितना होगा, पब्लिक कितनी जड़ेगी, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन कार्यकर्ताओं से, उनके नेताओं से बात होती है तो पता चलता है कि ये यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे कार्यकर्ताओं का जोश और परवान चढ़ेगा। लेकिन नेता की कमी अभी भी आम आदमी पार्टी में साफ दिखाई देती है। खैर चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ इस वक्त पंकज मीना साहब भाजपा से, कांग्रेस से राजकुमार शर्मा साहब हैं और देवेंद्र यादव देव हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आप ही के पास आना चाहूंगा। आप लोग एक नए विकल्प के रूप में राजस्थान में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, लेकिन विकल्प से पहले एक चेहरा होता है कि आखिर जनता किस चेहरे पे भरोसा करेगी, उसका मुझे लगता है कि अभाव है। अगर ये मान के चल रही आम आदमी पार्टी की नरेंद्र मोदी को भी तो चेहरा बना करके बीजेपी अलग अलग राज्यों में जा रही है, तो हमारे पास तो दो चेहरे हैं। लेकिन अभी आपको लगता है कि जनता इन तमाम दावों को गले उतार पाएगी? नहीं, देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के पास में चेहरे के तौर पे अरविंद केजरीवाल जी से बेहतर आज देश में कोई चेहरा नहीं है। दूसरा, हमारे पास हमारा दिल्ली और पंजाब का जो काम का जो मॉडल है, हम अपने काम के मॉडल के सहारे जनता के बीच जा रहे हैं। हम नाम पर चुनाव लड़ने में यकीन नहीं रखते, हम काम पर चुनाव लड़ने में यकीन रखते हैं। नाम पर चुनाव भाजपा हर बार लड़ती आई है कि मोदी जी का नाम ले देते लेकिन काम कुछ करते नहीं है।
राजस्थान में पिछले 9 महीने में जब से यहाँ प्रभारी विनय मिश्रा जी आए हैं उसके बाद लगातार हम लोग गांव हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। हमारे पिछले 15 दिन के मैच सदस्यता अभियान में 4.5 लाख लोग जो है पार्टी से जुड़े हैं, जबकि अभी ना हमारा संगठन था ना कोई पदाधिकारी हैं। इसके बावजूद 15 दिन में 4.5 लाख लोगों का जुड़ना वो साफ बता रहा है कि अब जनता जो है बदलाव को तैयार है। दूसरी एक बात आप देखिए, आज जयपुर में 2 बड़े राजनीतिक घटनाक्रम थे। एक तरफ जहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन था, कई मंत्री कई विधायक उसमें पहुंचे, सीएम साहब भी आने वाले थे, लेकिन इसके बावजूद भी वह 500 लोग नहीं जुट पाए। और उस प्रदर्शन में अगर आप युवाओं को देखें तो युवा बिल्कुल गायब थे। राजस्थान एक युवा प्रदेश है, 65% आबादी राजस्थान की 30 साल से कम है। तो ऐसे में कांग्रेस के प्रदर्शन पूरी तरह फ्लॉप रहा। वही आम आदमी पार्टी की जो तिरंगा रैली थी वो पूरी तरह उत्साहजनक रही। जयपुर में आज हर जगह चर्चा हो रही है कि आज आम आदमी पार्टी ने कुछ कर दिया है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। तो जहां मतलब पूरी उत्साहहीन कांग्रेस, जहां लड़ाई झगड़ों में उलझा हुआ कार्यकर्ता है, और दूसरी तरफ भाजपा को आप देखिए, एक बड़ा ही राजस्थान में महत्वपूर्ण विषय है पेपर लीक, जिससे राजस्थान के लाखों युवा प्रभावित हो रहे हैं। पेपर लीक पर वही मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक पे एक बड़ा आंदोलन करने की बात करती है, लेकिन इनके तमाम बड़े जो नेता थे वो प्रदर्शन में ना आने की बजाय जो है जन्मदिन पार्टी मनाने पहुंच जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्राथमिकता दिखाता है कि उनके लिए युवा प्राथमिकता नहीं है, उनके लिए प्राथमिकता है जन्मदिन और उनकी पार्टियां। तो ये जनता देख रही है। एक और आम आदमी पार्टी लगातार मुद्दों के साथ गांव घर चलिए मैं वापस आ रहा हूं। दूसरी तरफ दोनों पार्टियां फॉर्मेलिटी कर रही हैं। वापस आ रहा हूं आपके पास में, पंकज मीना साहब के पास में जाना चाहूंगा। पंकज जी, चुनाव है इसी साल और राजस्थान सभी पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि महत्वपूर्ण इस नाते है कि राजस्थान में बीजेपी का एक बड़ा जनाधार है। और जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो संख्या के आधार पर कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन वोटिंग अगर उसका हम देखें रेशो तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, एक मामूली अंतर से आप लोग, उसका मलाल बीजेपी को आज तक रहा। लेकिन अभी किसी मौके को आप लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस के नेताओं से हमारी बात होती है तो उनका साफ कहना है कि हमारे पास में बजट बहुत अच्छा है और बजट के साथ साथ हमारे पास में ऐसी लीडरशिप है जिसके नाम पे हम चुनाव जीतेंगे। हाथ जोड़ो अभियान से पब्लिक का जुड़ाव है, भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से निकली, जनता का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा। और जो गुटबाजी की बात की जाती है, सचिन पायलट अशोक गहलोत का गुट है, तो बीजेपी में तो 6 गुट ऐसे हैं। देखिए, जहाँ तक बात है गुटबंदी की, इस बारे में मैं बड़ा स्पष्ट पहले भी आपके चैनल पे कह चुका हूँ और आगे भी एक चीज बड़ा स्पष्ट है कि हमारे यहाँ गुटबंदी कुछ है ही नहीं। पार्टी पूरी एकमुखी है और सभी नेता एकजुट हैं और इस जो कांग्रेस का जो कुशासन है उसको उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित है पूरा भारतीय जनता पार्टी। और ये गुटबाजी की तमाम जो खबर आती है वो केवल और केवल इतना सा है कि कांग्रेस की गुटबंदी को कवरिंग फायर देने का एक प्रयास होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस दावे तो कर रही है कि हमने बहुत अच्छा बजट दिया, पर मैं आपको याद दिलाऊं योगेंद्र जी, आपने बजट तो बहुत पिछले साल भी अच्छा दिया था, उससे पिछले साल भी अच्छा दिया था। वो घोषणाएं, जो बजट घोषणाएं हैं वो घोषणाएं तक सीमित रह गई, अमल कभी होता है क्या? अब जैसे जहां तक बात है, अभी कांग्रेस को ऐसा लगता है कि भाई ओपीएस से कोई रात दिन का फर्क आ जाएगा। ओपीएस के बारे में बड़ा स्पष्ट मालूम है, वो कर्मचारी खुद भी जानते हैं जिनके लिए वो लाभ देने के लिए ओपीएस का नारा दे रहे हैं, वो सब स्वयं जानते हैं कि भाई ओपीएस का पैसा जो मिलना है वो इनके पास है ही नहीं। आपके पास है पैसा, आप केवल घोषणा करके केवल वोट बैंक को साधना चाहते हो या एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करना चाहते हो, तो वो संभव ही नहीं, सबको मालूम है इस बात में। तो ये ओपीएस छलावा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर उसके अलावा अगर देखा जाए तो बजट की घोषणाएं, जैसे मैं आपको याद दिलाऊं, आप कहते हैं कि साहब ईआरसीपी को हमने 14,000 करोड़ रुपए दे दिया। यही बात आपने पिछले बजट में बोली थी कि ईआरसीपी को हमने 9,000 करोड़ रुपए दे दिया। तो अगर देखा जाए तो 14 और 9 23,000 करोड़ रुपए हो जाता है। ईआरसीपी 37,000 करोड़ की योजना है, तो 37,000 करोड़ में से आपने 23,000 करोड़ तो दे दिया, यानी ईआरसीपी का लगभग 70-80% पैसा तो आपने दे दिया। फिर झगड़ा कहाँ है? आप करो ना काम, आप ईआरसीपी को आप मन से घोषणा करो ना कि भाई हाँ हमने 70% पैसा तो दे दिया, 30% पैसा अगले 3 साल में हम दे देंगे और ईआरसीपी पूरी हो जाएगी। तो आप क्या है कि केवल और केवल जनता की भावनाओं को छल के राजनीति कर रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। जितनी भी आपकी बजट घोषणा है या बजट के अलावा भी जो भी घोषणा है, आप ये देखिए कि आपने जिलों का आश्वासन दे दिया, आपने यहाँ तक कि अपने ही मंत्रियों को, आपने अपने भी मंत्रियों को ठगा।
मैं आपको ये बाकायदा मंत्रियों के नाम बता सकता हूं जिनको अशोक गहलोत जी ने वादा कर रखा था कि हाँ भाई 13 एरिया में जिला घोषित करेंगे। आपने वो रामलुवाया कमेटी का कार्यकाल फिर 6 महीने बढ़ा दिया और 6 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, इसका मतलब आप जिले की घोषणा करने वाले नहीं है। तो ये जादूगर तो मैं नहीं बोलूंगा, ये मदारी का खेल है जो बंदरों को नचाने का काम कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इनकी बजट घोषणाएं। खैर चलिए, राजस्थान में जब बैठकें होती हैं पार्टियों की तो एक मजमून उसका ये भी होता है कि सामने वाले को मात किस आधार से दी जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि जिसके आधार पे, जिसके बूते, हमारा खुद का तो अपना एक सामर्थ्य जो है वो है, लेकिन सामने वाले की किस कमजोरी को हम टारगेट कर सकते हैं। ये सभी पार्टियों में चल रहा है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, दूसरी पार्टियां, कि सामने वाले के कमजोर कड़ी है, हमें उसको टारगेट करना है और उसको एक बड़ा आधार बनाना है। राजकुमार जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप लोग भी राजभवन भी घेर रहे हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं का विरोध भी कर रहे हैं, अडानी आपके टारगेट पे है और बहुत सारी चीजें चलती हैं, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि अडानी के साथ तो आप लोगों ने भी बहुत मोटा करार किया हुआ है, तो अडानी केवल केंद्र के साथ में अगर एग्रीमेंट करता है तो दिक्कत है, राजस्थान सरकार के साथ करे तो नहीं है। ये चुनाव के अंदर आने वाले वक्त में मैं आपको आगाह इस वजह से कर रहा हूं कि बीजेपी के नेता जब भी कोई बात आती है अडानी को लेकर के तो ये सवाल होता है, पता नहीं आज पंकज जी क्यों जिक्र नहीं कर रहे आपसे। योगेंद्र जी, सबसे पहले मैं जन टीवी के ऊपर अतिथि देवो भव के तहत राजस्थान की धरा पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का और पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब का स्वागत करता हूं और आपके टीवी चैनल पर राजस्थान के लोगों को आम आदमी पार्टी का छोटा सा परिचय देना चाहता हूं। मैं परिचय देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता साथी हैं मीणा साहब, उनकी बात का भी जवाब दूंगा। आसिम अहमद आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, बिल्डर से रिश्वत के आरोप में बर्खास्त हुए, जेल में हैं। संदीप कुमार राशन कार्ड के मामले में एक महिला से अभद्रता के आरोप में पकड़े गए, मंत्री से बर्खास्त हुए, आज जेल में हैं। जितेंद्र तोमर फर्जी डिग्री के मामले में पकड़ में आए, आज वो भी बर्खास्त है, जेल में है। नगर निगम की पूर्व पार्षद गीता रावत 20,000 रुपए की रिश्वत के मामले में वो भी आज जेल में है। स्वास्थ्य मंत्री आप सब जानते हैं सत्येंद्र जैन साहब पिछले 9 महीने से तिहाड़ जेल में है, हवाला के बड़े लेन देन के मामले में उनको भी बर्खास्त किया गया, वो भी पिछले 9 महीने से जेल में है। और अभी हाल ही में दिल्ली में के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साहब भी, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला, फिर भी आज तिहाड़ जेल में है। विधायक अमालतुल्ला खान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होने के बावजूद उनको बर्खास्त किया गया, वो भी आज जेल में है। महिला आयोग की, दिल्ली महिला आयोग की स्वाति मालीवाल, उनको भी कोर्ट में दोषी किया गया। ये है आम आदमी पार्टी का छोटा सा परिचय। नहीं, राजकुमार जी, सुने राजकुमार जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको कि आप ही के पार्टी के नेता जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाता है तो ये कहते हैं कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से, तानाशाही रवैये से केंद्र काम कर रहा है कि ईडी की कार्रवाई करके गिरफ्तार करा देते हैं। आप उनके उदाहरण दे रहे हो। दूसरी बात, ऐसे कोई दावा कर सकते है कोई पार्टी कि हमारे यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं हो सकती कि कोई पार्षद गिरफ्तार नहीं हो सकता या कोई सभापति गिरफ्तार नहीं हो सकता, कि वो करप्शन नहीं कर सकता, कोई दावा कर सकता है ऐसा? मैंने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ करप्शन नहीं होता है या इनके यहाँ करप्शन नहीं होता है। मैंने आम आदमी पार्टी का छोटा सा परिचय दिया है, इसलिए राजस्थान वासियों समझ लेना, जैसे भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट पार्टी बनकर रही थी, ऐसे आम आदमी पार्टी का मैंने आपको परिचय दिया है। जहां तक मेरे साथी कह रहे थे आदरणीय मीणा साहब, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। अपने घर को संभाल लो। किरोड़ी लाल मीणा जी से जाके पूछ लो कि भारतीय जनता पार्टी का क्या चरित्र है। किरोड़ी लाल मीणा जी आज दुखी हो रहे हैं, अस्पताल में आज वो बीमार नहीं है, उनके थोड़ी बहुत चोट आई हल्की सी, वो एहसास ज्यादा इसलिए है कि मैं आज कोई भी मुद्दा उठाता हूं भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ नहीं लगती है। आज मैंने वीरांगनों का मुद्दा उठाया तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए लगी है क्योंकि चुनाव कुछ टाइम बाद आने वाले हैं। राजकुमार जी, आपने कहा कि बीजेपी कांच में के घर में बैठ के भी पत्थर फेंक रही है, तो जब पक्के मकान होंगे तो मुझे लगता है पत्थर का कोई असर नहीं है, तो कांच के मकान में आप भी बैठे हुए हैं। हम तो बैठे, हम तो बिल्कुल ओपन में कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि 2023 में फिर रिपीट करने जा रहे हैं। हमने हमारे 5 शानदार बजट दिए, भारतीय जनता पार्टी उससे बौखलाई हुई है। आम आदमी पार्टी और जो ओवैसी साहब हैं वो भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी के रूप में राजस्थान में जगह जमाना चाहते हैं ताकि कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को दोनों को कहना चाहता हूं, कितनी भी ताकत लगा लीजिए, हम 2023 में शानदार बजटों के माध्यम से, शानदार विकास के माध्यम से रिपीट होने जा रहे हैं। जी देव, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, असम में हम चुनाव लड़ने नहीं गए थे, नागालैंड में हम नहीं गए थे, लेकिन वही बुरी तरह से हारे। कांग्रेस का कार्यकर्ता और दोनों जो नेता है दोनों पूरी तरह से निराश है, टूट चुके हैं।
गुटबाजी ऊपर से लेकर के नीचे तक इनकी उलझी हुई है। राजस्थान में हम आए तो दिल्ली में चुनाव लड़ने क्यों गए थे भाई साहब? 0 सीट है इनकी। किस हक से इन्होंने दिल्ली में चुनाव लड़ा? ये लड़े, लोकतंत्र में सबको हक है चुनाव लड़ने का। हम राजस्थान में इसीलिए मैंने कहा अतिथि देवो भव है। वही मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात देखिए, गुजरात एक बड़ा एग्जाम्पल है। कांग्रेस ने पूरी तरह भाजपा के आगे सरेंडर कर दिया और उसके बाद क्या हुआ? आम आदमी पार्टी जब मैदान में उतरी तो मोदी जी को 50 किलोमीटर लंबा रोड शो करना पड़ा, गृह मंत्री को घर घर जाकर के पर्चे बांटने पड़े, दिल्ली हो चाहे गुजरात हो। तो आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ती है, जबकि कांग्रेस हर बार भाजपा के आगे सरेंडर कर देती है। और कांग्रेस ही है जिसके विधायक हर बार बिके और सरकारें भाजपा की बनी। गोवा में बहुमत कांग्रेस को दिया जनता ने, इनके विधायक बिक गए। महाराष्ट्र में बहुमत जो है इनको दिया, लेकिन इनके विधायक फिर बिक गए। आप किसी भी जगह का उदाहरण उठा करके देखिए, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बिके, इनके विधायक बिके, इसलिए भाजपा ना होते हुए भी सत्ता में आई। दिल्ली में हमारी सरकार एमसीडी में भाजपा ने पूरी ऊपर से नीचे तक की ताकत लगा ली। पूरा इन्होंने 3 महीने तक मेयर का चुनाव नहीं होने दिया, हमारा एक पार्षद नहीं बिका। हमने मेयर की जो मेयर हमारा बना करके दिखाया। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और नेता दोनों ईमानदार है, मजबूती से लड़ रहे हैं। और अगर भाजपा को कोई अगर देश में आज हरा सकता है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। ये देश की भी और राजस्थान की भी जनता देख रही है। जी पंकज जी, सुना आपने, सबके अपने अपने दावे हैं और टारगेट देखिए एक दूसरे को किया जाएगा इसमें, और कोई नई बात नहीं है। ये तो आने वाले चुनाव में इसी तरह से देखने को मिलेगा। मैं एक चीज और कह देना चाहता हूं आपको कि ये जो आक्रोश या बयानबाजी ये आप सितंबर तक रखिए, उसके बाद में पहले सिलसिला ये होगा कुनबे को संभालना कि टिकट मिला, जिसको नहीं मिला वो फिर अपने अंदाज से पार्टियों को साधने की कोशिश करेगा कि नहीं मिला तो चले मैं दूसरी पार्टी से अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए चुनाव लड़ूंगा। मिल गया, दूसरे को नहीं मिला तो कार्यालयों में किस तरह से शक्ति प्रदर्शन करेंगे। हालांकि लिस्ट फाइनल के बाद में बहुत रेयर है कि कोई चेंज करा सकता हो। वो मैं इस वजह से कह रहा हूं कि ये सितंबर तक का सिलसिला एक दूसरे को आप एक कांच दिखाइए, पत्थर मारिए, आईना दिखाइए, सब कुछ तभी चलेगा। उसके बाद में जब चुनावी सभाएं होंगी, मुद्दे बहुत सारे होंगे, डेली एक नया मुद्दा गढ़ा जाएगा। तो ये अभी जो तलखी है, जवाब है एक दूसरे से बात करने का, धरने प्रदर्शन, वो सिलसिला अभी चल रहा है। इसी वजह से मैं आज फोकस कर रहा हूं कि ये चुनावी तैयारी का एक स्टेज है। पंकज जी देखिए, कांग्रेस की वर्तमान सरकार की अगर ये लोग इस मुगलाते में है कि हम उपलब्धि के दम पे या बजट घोषणाओं के दम पे वापस आएंगे, तो कांग्रेस के नेताओं के मैं कुछ एक आपको बयान दोहरा के बताता हूँ। आपके वहाँ क्या नाम है, दक्षिणी राजस्थान से भरत सिंह जी कुंदनपुर है, एमएलए हैं, बहुत सीनियर लीडर है। उन्होंने कितनी बार चिट्ठी लिखी एमएलए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि साहब ये प्रमोद जैन भाया ये गड़बड़ कर रहा है, प्रमोद जैन भाया ये गड़बड़ कर रहा है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाए आपके सीनियर लीडर ने, बीजेपी ने नहीं लगाए, आपके सीनियर लीडर ने लगाए। अब आप आगे आइए और उसी साइड से मैं शुरू करता हूँ। हमारे कांग्रेस के आपके एमएलए हैं हरीश मीणा जी, वो कितनी बार खुलेआम कह चुके हैं कि जनता जूते मारेगी, जिन गाँव में काम नहीं हो रहे, ये हरीश मीणा जी के बयान है। और आपने अभी देखा हो तो कुछ दिन पहले उन्होंने विधानसभा के फ्लोर पर ये बात बोली। और आप आगे आ जाइए, आपका कांग्रेस का सीनियर, सबसे सीनियर मोस्ट लीडर मेरे ख्याल से अगर विधानसभा में कोई है तो हेमाराम जी चौधरी हैं। वो क्या बोल चुके सबको मालूम है। आपके मंत्री राजेंद्र गुड़ा जी आप कांग्रेस की समिति की बुराई कर चुके। ये तमाम जो फहरिस्त है ये उन कांग्रेस के नेताओं की है जो कांग्रेस के कुकृत्यों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और उनको लग रहा है कि कांग्रेस की लुटिया डूबने वाली है। किसी तरह हम ये सच्चाई उजागर करके जनता की सहानुभूति तो ले लें, केवल इतना तो कह ले, बाकी और कुछ भी नहीं। हालत इतनी खराब है कि विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस के जो नेता हैं और जो वर्तमान एमएलए मंत्री है ना, वो गांव में जा नहीं पाएंगे, जनता कपड़े फाड़ेगी उनके। लेकिन पंकज जी, कांग्रेस का जो जोश और विश्वास है वो ये है कि बजट के साथ साथ जो बाई इलेक्शन हुए हैं उनमें हमारे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। जनता सिर्फ इलेक्शन का इंतजार कर रही है, वो कांग्रेस के साथ में है। जब नेताओं से बात होती है तो साफ कहते हैं कि इसको आधार के रूप में देखना चाहिए। और हमने पिछली बार भी कहा था, कांग्रेस का दावा है कि हमने पिछली बार भी कहा था कि जब लोकसभा के 2 बाई इलेक्शन और विधानसभा के जो चुनाव हुए थे बाई इलेक्शन के रूप में कांग्रेस ने जीते थे, तभी हमने मान लिया था कि राजस्थान से भाजपा सरकार की विदाई तय है। और आज भी जो कांग्रेस का आंकलन है वो यही है कि जनता के बीच जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, उसमें हमें वोट मिल रहा है, यानी कि जनता हमें चाह रही है। योगेंद्र जी, ये अपने आप को राजी करने के लिए कांग्रेस के नेता ऐसा बयान दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले 4.5 साल के अंदर 9 बाई इलेक्शन हुए। उन 9 बाई इलेक्शन के अंदर ये 2 में हारे हैं और 7 में जीते हैं।
और जिनमें 7 में जीते हैं वो 7 की 7 सीट पारंपरिक रूप से कांग्रेस की रही है। हम और जो पहले से कांग्रेस की थी, केवल एक सीट ऐसी है जो बाई इलेक्शन में पहले बीजेपी की थी और बाद में हम हार गए, बाई इलेक्शन में हम हार गए, केवल एक सीट ऐसी थी। बाकी जो 6 इन 7 में से एक को छोड़ दे तो बाकी 6 सीटें वो हैं जो ये हमेशा जीतते आए। पिछले अगर आज़ादी के बाद के 10 चुनाव हुए हैं तो 10 में से 9 बार जीते, ऐसी सीटें थी। तो ये केवल अपने आप को खुश करने के लिए या एक जनता को मुगलाते हुए रखने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं में खुद के अंदर अपनी पीठ थपथपाने के लिए ऐसी बातें बोल सकते हैं, तो जो बात नहीं। पर उसके अलावा एक बड़ा फैक्टर और मैं बताता हूँ आपको, ये जो बाई इलेक्शन हुए थे, 9 सीटों में बाई इलेक्शन, इनमें 3 सीटें तो ऐसी थी जहाँ जो एक नई पार्टी है उसने अपना कैंडिडेट खड़ा करके हमारे बड़ा एक वोट कटर का काम किया, वरना ये तो वहां भी से लड़ गए थे। जो इनकी खुद की पारंपरिक सीटें हैं वहां भी से लड़ गए थे, परंतु एक जो नई पार्टी वोट कटर का काम कर रही जगह जगह, उसने ऐसी कर दी। मैं चलिए एक आपको भी बाई इलेक्शन एक लाइन में बात पूरी करूं। अगर आप इलेक्शन को क्राइटेरिया मानते हैं तो राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पंचायत राज के चुनाव हमेशा सरकार के साथ रहते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि पंचायत राज के चुनाव का जो परिणाम है वो कांग्रेस के खिलाफ गया है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे जिला प्रमुख इनसे ज्यादा हैं, हमारे पंचायत समिति के प्रधान इनसे ज्यादा हैं, जबकि आप पुराना इतिहास 40 साल का उठा के देख लीजिए, पंचायत राज चुनाव हमेशा सरकार के साथ चलते हैं। तो ये इनका करारा तमाचा है और करारा जवाब है ग्रामीण जनता का। चलिए अभी भी आपका जनाक्रोश है वो जारी है। कांग्रेस का कहना है कि जनाक्रोश की जो स्थिति देखी उससे हमें कतई तकलीफ की बात नहीं है, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसी तरह का जनाक्रोश बीजेपी के पास में है तो हमारी जो यात्राएं निकाली है, भारत जोड़ो यात्रा, ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, उसका काउंटर नहीं कर पा रही है बीजेपी की तैयारी। अगर वो इस मुगलाते में रहे तो अच्छी बात है। अभी हमारे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो संख्या बता रहे थे कि आज कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, सारे मंत्री, सारा प्रशासन लगा, तब जाके 500 आदमी इकट्ठे नहीं हुए। और हमारे जो जन आक्रोश कार्यक्रम हुआ था जो पहले द्वारा, उसमें प्रत्येक ग्राम पंचायती कार्यक्रम में 500 से लेकर 1000 लोग थे। और उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कोई हमको कोई उसमें दावे तय नहीं कर पा रहे, आप कहो हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, वो तो कोई राजकुमार जी वो तो ऐसा आपका समय है, बोल लीजिएगा, समय है भी आपके पास में। तो जब हम राजस्थान के 34,000 गाँवों में जब पहुंचते हैं और वहाँ हर कार्यक्रम के अंदर हमारे पास 500 से 1000 संख्या आती है, और उसके बाद में अगर इनको फिक्र नहीं है तो ये वास्तव में कांग्रेस में तो अंधेर नगरी चौपट। चलिए समय कम है, मेरा आखिरी सवाल राजकुमार जी आपसे होगा। अभी आपने सुना, क्योंकि बड़ी चुनौती आपके सामने, चुनौती इस मायने में है कि देश के गिने चुने राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार बची हुई है, आपकी वर्तमान में सरकार है, आपके पास में एक चेहरा है, बड़ी लीडरशिप है। अब इसको बचाने की चुनौती आपके सामने है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियां भी इसी तरह से निकल करके आएंगी, लेकिन चैलेंज आपके सामने। अब आप एग्रेसिव होकर इसे बचाते हैं, डिफेंस से होकर बचाते हैं, ये आपका रोल है, लेकिन बीजेपी से ज्यादा चुनौती आपके सामने होंगी। बिल्कुल योगेंद्र जी, मैं स्वीकार करता हूं, कांग्रेस के पास चुनौती बहुत बड़ी है। चुनौती इस बात की है कि ईआरसीपी को लागू करवाना है, चुनौती इस बात की है कि बाड़मेर की रिफाइनरी लगानी है, लेकिन चुनौती इस बात की है कि चिरंजीवी पूरे हिंदुस्तान में लागू करवाना है, बचाए रखना, चुनौती इस बात की है कि महंगाई को खत्म करना है, चुनौती इस बात की है कि बेरोजगारी को पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान में खत्म करवाना है, चुनौती इस बात की कि पेट्रोल डीजल सस्ता कराना है, चुनौती इस बात की है कि गवर्नमेंट स्कैम खत्म कराना है, और चुनौती इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बी पार्टी है, ओवैसी और आप पार्टी जो राजस्थान में बीजेपी के साथ मिलकर हमारे ऊपर अटैक करना चाहती है, चुनौती हमारी बहुत सारी है। आप निश्चिंत रहे, मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को और आप पार्टी को और सारे नेताओं को, आदरणीय 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहता हूं, कितना भी जोर लगा लीजिए, 2023 में हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता सब मिलकर के रिपीट करने वाले हैं। चाहे हमारी भारतीय जनता पार्टी की हमारी भारत जोड़ो यात्रा से विफल हो, चाहे हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ने वाली जो यात्रा है उससे परेशान हो, कितना ही परेशान हो लीजिए, कितने आरोप लगा लीजिए, हम 2023 में रिपीट करेंगे। चलिए मैं रोकना चाहूंगा, देव आपको अवसर नहीं दे पाऊंगा, समय हमारा ऑलरेडी हो चुका है। खैर चलिए, मैंने वर्तमान जो स्थिति है, तैयारियां जो चल रही हैं राज्य के अंदर, उसको लेकर के चर्चा की है। मैंने कहा कि सितंबर तक ये एग्रेसिव जो स्थितियां बन रही हैं पार्टियों के अंदर वो दिखाई देंगी, तल्खियां दिखाई देंगी, काफी कुछ धरने, प्रदर्शन, ये वो सब चीजें चलेंगी। जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होंगे उसके बाद में सब अपनी तैयारियों में लग जाएंगे। कार्यकर्ता, नेता जिसे टिकट मिलेगा वो अपनी तैयारी में लगेगा, नहीं मिलेगा तो दूसरी तरह की तैयारी करेगा, फिर तो स्टेज आपके पास में है। तो ये मैं सिर्फ जैसे इलेक्शन का पहला फेज की तैयारियां चल रही हैं, हम उस पर चर्चा कर रहे थे। देखिए, सबकी अपनी अपनी तैयारी है और दावा है
लेकिन ये तो वक्त तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।